टारगेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। लास्ट टाइम हम धातु धातु टॉपिक पढ़ रहे थे, आज हम उसको आगे स्टार्ट करते हैं। आज अपने को पढ़ना है धातु और अधातु की अभिक्रिया कैसे होती है। हम हेडिंग डालो, धातु व अधातु के मध्य अभिक्रिया। देखो, अगर हम इनके धातु और अधातु के बीच में बात करते हैं, देखो हमें पता है कि Na एक धातु होती है। हमें पता होता है धातुओं की प्रकृति होती है कि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और क्या बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। तो Na से क्या बनेगा, Na+ बनेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। ऐसा ही नेचर किसका होता है, अन्य धातुओं का। लेकिन अगर मैं अधातु की बात करूं, जैसे क्लोरीन, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और क्या बनाएगी, ऋणायन बनाएगी। तो धातुओं की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी और क्या बनाएगी, धनायन। जबकि अधातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और क्या बनाएगी, ऋणायन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख दो आप एक, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। ठीक है, जैसे हम इस एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, Na+ बनेगा और क्या बनेगा, Cl- बनेगा। अब ये Na+ और ये Cl-, Na पे रहेगा प्लस और Cl पे रहेगा माइनस। देखो, इसके ऊपर है प्लस आवेश, इसके ऊपर है माइनस आवेश, दोनों के बीच में क्या आकर्षण आएगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता होता है समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत आवेशों में आकर्षण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये किस प्रकार का आकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और ये जो आकर्षण बल है, इसी आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध, या इसी का दूसरा नाम होता है वैद्युत सहसंयोजक बंध। ठीक है, और इस प्रकार से जो यौगिक बनता है, अब Na और Cl के बीच में क्या बन जाएगा, एक बंध बन जाएगा। इस बंध को कैसे दिखाया जाता है, एक लाइन से दिखाया जाता है। और इस प्रकार का जो यौगिक होता है, इसको हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। या फिर हम इसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं विद्युत संयोजक यौगिक। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ये विद्युत सहसंयोजक लिख दिया गया, तो विद्युत संयोजक बंध बोल रहे हैं ना, विद्युत संयोजक बंध है ये विद्युत संयोजक यौगिक। ठीक है, तो जो धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण से बंध बनता है, वो कैसा है, आयनिक बंध है। इस प्रकार हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर। ये वाला, हाँ सेम लिखा है, यहाँ डैश डैश करके मैंने बोला कि इनके बीच में आकर्षण है। फिर मैंने बोला कि इस आकर्षण को एक लाइन से शो करते हैं, तो बोला जाता है आयनिक बंध। और ये यौगिक क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक। हो गया। अब हम करते हैं क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण। एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे अगर हम MgCl2 की बात करते हैं,
एग्जाम्पल सेकेंड, MgCl2 की अगर मैं बात करूंगा तो MgCl2 में क्या होता है, Mg क्या करता है, धातु है, तो ये क्या करेगा, इसका नेचर है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। Mg के ऊपर कैसा रहता है, +2, और क्या निकलेंगे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आवेश कितना आता है, +1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आवेश कितना आएगा, +2। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे जैसे Cl है, Cl तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Cl तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बना देता है, Cl-। अब क्या होगा, अब एक Mg+ और दो कितने, 2 Cl- आपस में जुड़ेंगे और क्या बना देंगे, MgCl2। कैसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MgCl। क्लियर है, क्योंकि इसके ऊपर +2 था, इसको बैलेंस करने के लिए अपने को 2 माइनस के चाहिए। देख लो, ये एग्जाम्पल भी नोट कर लो। हो गया, अब हम धातुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण। देखो, हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी। सक्रियता श्रेणी में हमने धातुओं को 3 प्रकार में बांट लिया है। क्या, ऐसी धातुएं जो क्या हो, सबसे ऊपर स्थित हो, है ना। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होंगी उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा, है ना। ऐसी धातुएं कौन कौन सी थी, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारी धातुएं कहाँ होती है, आवर्त इसमें सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर स्थित होती है। तो इस आधार पर हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ऊपर स्थित धातुएं जिनकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा, फिर बीच में होगी उनकी क्रियाशीलता मध्यम प्रकार की, और तो लास्ट में होगी उनकी क्रियाशीलता, है ना, क्या होंगी, उनकी क्रियाशीलता निम्न होगी, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम अगर बात करें तो सबसे पहले लिख लेते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, इसके बाद में अगर हम बात करें तो कौन सी आएगी, मध्यम अभिक्रियाशील। और लास्ट में कौन सी आ जाएंगी, उच्च अभिक्रियाशील। जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती है ना, ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सक्रियता श्रेणी में कहां स्थित होती है, नीचे। लिख सकते हैं, सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित। फिर सक्रियता श्रेणी में ही नीचे होंगी, साथ में मैं क्या बोल सकता हूं, कौन कौन सी धातुएं हो सकती है। और अच्छा, ये बात बताओ, अगर ये क्रिया क्या करती है, निम्न अभिक्रियाशील है, इसका मतलब क्रिया नहीं करती, तो प्रकृति में किस रूप में मिलेंगी। जैसे मान लो सोना, चांदी वगैरह, ये जितनी भी धातुएं हैं ये निम्न अभिक्रियाशील है, लेकिन हम इनको निकालते कहाँ से, खानों से निकालते हैं, है ना। मिलेगी कम मात्रा में, ठीक है, लेकिन खानों से भी जब आप निकालते हो तो ये अपनी शुद्ध अवस्था में मिलती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा किसी के साथ में क्रिया करीबी इनकी नहीं होती है, इनको निकालना क्या है, आसान है। इनकी जो बोलते हैं ना रिफाइनिंग, वो उतनी ज्यादा टफ नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, निम्न अभिक्रियाशील जो धातुएं होती है ये कैसे मिलती है, प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में। स्वतंत्र अवस्था में क्या होती है, उपस्थित होती है। इतनी बात समझ आ गई क्या। अब ये धातुएं हो कौन कौन सी सकती है,
प्लेटिनम हो गया, है ना, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, और कॉपर तो हम ले सकते हैं, ले सकते हैं, कॉपर को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये धातुएं कौन सी है, निम्न अभिक्रियाशील धातु। चलो इसके बाद हम बात करते हैं मध्यम अभिक्रियाशील। देखो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो होंगी वो कहाँ मिलेंगी, बीच में मिलेंगी। किस किस रूप में मिलेंगी, प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में तो मिलेंगी नहीं, ऑक्सीजन के साथ में मिलेगी, ठीक है, सल्फर के साथ जुड़ी हुई मिलेगी, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलके जुड़ी हुई मिलेगी। मतलब किस रूप में, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में आपको ये मिलेगी। मैं क्या बोल सकता हूँ, सक्रियता श्रेणी में कहाँ मिलेगी, हाँ सक्रियता श्रेणी में, श्रेणी के मध्य में किस रूप में मिलेगी, ऑक्साइड। क्या होता है ऑक्साइड, O-2, सल्फाइड क्या होता है, S-2, तथा किस रूप में मिलेगी, ऑक्साइड सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में। कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2 के रूप में उपस्थित। इनकी अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो क्या हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, Pb हो सकता है, जिंक, Fe, Pb एटसेट्रा। फिर हम बात करते हैं उच्च अभिक्रियाशील कहाँ मिलेंगी, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित। फिर प्राकृतिक रूप से किस में मिलेगी, प्राकृतिक रूप से, हाँ स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती है। ठीक है, और इनके अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो क्या हो सकते हैं, लिथियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब धातुएं क्या है, उच्च अभिक्रियाशील। तो इनको नोट कर लो। हाँ Al हो गया। चलो अब अपने को पढ़ना है इसके अंदर धातु कर्म, ठीक है ना, क्या होता है धातु कर्म। हाँ बोल सकते हैं शुद्धिकरण, वो उसका एक स्टेप है ना। देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या होता है कि हमें, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये आयरन का है, तो किसी लोहे की चीज, लोहे से बनाया होगा इसको, लोहा कहाँ से मिला, खदानों से मिला। खदानों से जब लोहा मिलता है तो आपको पता है वो इस रूप में नहीं होता कि सीधा उसका सरिया बनाया जा सके या सीधा उसकी कोई वस्तु बनाया जा सके। वो क्या होता है, अशुद्ध अवस्था में होता है। उसमें से अशुद्धियों को हटाना है, तो उसमें मिट्टी भी है, उसमें पत्थर भी मिले हुए हैं, है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, उसके अंदर सल्फर भी है, कोई अयस्क है तो उसमें ऑक्सीजन भी मिलेगा, किसी में सल्फर मिलेगा, है ना, उसमें कुछ कार्बन की अशुद्धि भी है। तो उन सारी अशुद्धियों को क्या करना है, दूर करना है। ये जो प्रोसेस होता है ना, पूरा प्रोसेस, शुद्ध अशुद्ध धातु से क्या प्राप्त करना, शुद्ध धातु प्राप्त करना, ये पूरा प्रोसेस जो होता है ना, इसको बोलते हैं धातु कर्म, मेटलर्जी। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, शुद्ध धातु की प्राप्ति करनी है। तो हेडिंग डालो धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति, इसी को क्या बोला जाता है, ये जो प्राप्त करने का प्रोसेस होगा ये क्या होगा, धातु कर्म।
ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? क्या? धातु कर्म बोला था। चलो, अब धातुओं की प्राप्ति अपने को करनी है। देखो, अब धातु जहां से निकलती है ना, उस जमीन से निकलेगी, सीधी बात है। अब दो वर्ड आते हैं, एक आता है खनिज और एक आता है अयस्क। क्या फर्क होता है दोनों में? एक होता है खनिज, एक होता है अयस्क। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, खनिज पढ़ते हो ना, क्या होता है खनिज? खनिज खनन विधि के द्वारा जिस चीज को निकालते हैं वो खनिज होता है ना। अयस्क भी उस विधि द्वारा ही निकाला जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है? आप पढ़ते हो ना ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गहराई से कोई मतलब नहीं है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक खदान मिली है ना, और एक आपको इधर भी कोई खदान मिली है ना। इसके अंदर से आपने एक बड़ा सा ये पत्थर निकाला और इसमें से भी एक बड़ा सा ये आपने पत्थर निकाला, ठीक है ना। आप क्या करते हो, इसको इसमें से क्या निकाल सकते हो? आयरन निकाल सकते हो, ठीक है। आप इसमें से भी क्या कर सकते हो? आयरन निकाल सकते हो। इस खदान से जिस चीज से आप निकाल रहे हो उसको मैं बोल रहा हूं, एक बार छोड़ देते हैं, एक बार कुछ नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इस पत्थर से आपने आयरन निकाला, ठीक है, और आपको 1 किलो आयरन निकालने की कॉस्ट पड़ी 5 रुपए पर केजी। 1 किलो आयरन निकालने की कॉस्ट कितनी पड़ी? 5 रुपए 1 किलो के। इस खदान से जब आपने निकाला तो यहां से आपको कितना पड़ा? 500 रुपए पर केजी। क्या आप इससे आयरन निकल तो रहा है, लेकिन क्या यहाँ से आयरन निकालोगे? क्या नहीं निकालोगे ना, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में आयरन होंगे ही नहीं। 500 रुपए पर किलो थोड़ी ना मिलता है, 500 रुपए किलो थोड़ी आयरन, नहीं है ना। लोहा इतना महंगा नहीं है ना। और आप 1 किलो लोहा निकालने के लिए 500 रुपए खर्च कर रहे हो, तो ये समझदारी वाली बात नहीं है। क्या ये चीज हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर रही है? क्या कर रही है? क्या आर्थिक रूप से हमें ये चीज हमारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो खनिज तो जिस चीज को आप खदान से निकाल लेते हो वो सब चीजें क्या होती है? खनिज होती है। लेकिन जिस वस्तु से, या मैं बोल सकता हूं जिससे आप किसी धातु को निकालोगे और आपके लिए वो क्या हो, आर्थिक रूप से फायदेमंद हो, है ना, उस चीज को आप क्या बोलोगे? अयस्क बोलोगे। तो ये वाला जो पत्थर था ना, ये तो अयस्क है, जबकि ये वाला अयस्क अयस्क नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे खनिज जो होते हैं ना, वो अयस्क नहीं होते हैं। लेकिन जो अयस्क है वो तो खोद के ही निकालोगे ना जमीन से। तो अयस्क सारे क्या होते हैं? खनिज होते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते? खनिज तो दोनों ही है, मिट्टी से निकाल रहे हो, जमीन से निकाल रहे हो, तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते। लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। बोल सकता हूँ ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो खनिज। खनिज तो क्या होगा? मिट्टी में से, जमीन में से जिसको खोद के निकालो वो खनिज है। लिखो खनिज। देखो, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट हेडिंग डालो अयस्क। नेक्स्ट हेडिंग डालो अयस्क। देखो, कुछ स्थानों पर खनिज में कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु कोई विशेष धातु कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है। कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है,
जिसे निकालना लाभकारी होता है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बना लो जिससे पता चल जाए। हो गया, हेडिंग डालो। अब देखो कि अयस्क हमें पता चल गया कि वो चीज होती है जिससे क्या होगा, आपको आर्थिक लाभ हो ना, धातु निकालने में आर्थिक लाभ हो, तो वो अयस्क है। अब जैसे आयरन की बात करें, है ना, लोहा, तो लोहे के लिए अपन कुछ प्रमुख अयस्क क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं मल्टीपल, जैसे पूछ लेगा मैग्नेटाइट का सूत्र है ना, तो मैग्नेटाइट के 4 ऑप्शन देगा, 4 में से अपने को टिक करना है। बॉक्साइट का पूछ लेगा, गेलेना का पूछ लेगा, है ना, ऐसे कर करके। तो अपन जो मेन अयस्क है उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, एवं उनका संगठन। सबसे पहले हम बात करते हैं इधर आयरन की, है ना, तो लिख लेता हूं अयस्क। और इधर इसका लिख लेंगे रासायनिक संगठन। ये हो रहा, सीधा लाइन नहीं करते गए। देखिए इसलिए देखो, सबसे पहले हम आयरन की बात करते हैं ना, Fe। Fe क्या होगा, आयरन। इसके अगर हम एस की बात करें तो देखो सबसे पहले हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, आयरन, पाइराइट। देखो इनको याद करने का तरीका है, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, और आयरन का क्या, आयरन पाइराइट का होता है Fe। ठीक है, एक और लिख सकते हैं अपन सीडेराइट, है ना, ये होता है FeCO3, सीडेराइट रहेगा FeCO3। देखो इनका याद करने का तरीका, हेमेटाइड है, हेमा, हेमेटाइड से ऐसे याद आता है ना, हेमा, इसमें कितने हैं, 2, है ना, 2 में तो Fe कितना लगाना है, 2, और ऑक्सीजन 1 बढ़ा के रख दो तो क्या बन गया। मैग्नेटाइड से देखो क्या लगता है, ये मैग्नावर्ट ऐसे दिखता है ना, इसमें कितने हैं भाई, 3, तो क्या कर दो Fe3। ठीक है, हाँ, तो 3 ये था, 1 बढ़ा कर दो, तो हेमेटाइड मैग्नेटाइड में कंफ्यूजन खत्म। चलो
आयरन के अलावा हम पढ़ सकते हैं, देखो आयरन के अलावा कॉपर है ना, तो कॉपर क्या लिख लो, Cu क्या होता है, कॉपर। इसमें प्रमुख अयस्क क्या है, कॉपर पाइराइट। इसका देखो पाइराइट का क्या होता है, FeS2, तो कॉपर है तो Cu लगा दो आगे खाली, तो क्या बन जाएगा, CuFeS2। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या हो जाएगा, CuFeS2 हो जाएगा। फिर अगर हम देखें क्यूप्राइट, तो Cu2O होता है। क्यूप्राइट का क्या होता है, Cu2O। फिर हम लिख सकते हैं कॉपर ग्लांस, तो कॉपर ग्लांस का हो जाएगा Cu2O की जगह लगा दो S, कॉपर ग्लांस Cu2S। इसके और भी अयस्क अपने पास में है, जैसे एक है मेलेकाइट, एक है क्यूप्राइट। तो क्यूप्राइट का क्यूप्राइट लिख लिया ना, मेलेकाइट लिख सकते हैं, तो मेलेकाइट का हो जाएगा Cu2CO3, Cu2CO3 CuOH का ट्वाइस, किसका है, मेलेकाइट। अब जैसे देखो आयरन निकालेंगे, तो आयरन में कोई खदान है, हेमेटाइट की खदान मिल गई, किसकी मिल गई, हेमेटाइट। तो वो क्या होगा, Fe2O3 है, ये मिलेगा। जमीनों से क्या निकालोगे, Fe2O3 निकालोगे, लेकिन हमें तो Fe2O3 थोड़ी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, Fe चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहले तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, क्या बड़े बड़े पत्थरों से सीधे थोड़ी निकलता है, नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उनको, जैसे आटा पीसने वाली चक्कियां होती है ना, ऐसे बड़ी बड़ी क्या होती है, चक्कियां होती है। उन चक्कियों में जैसे ऊपर से क्या डालते हैं, गेहूं डालते हैं, वैसे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, है ना, उन टुकड़ों को डालेंगे। तो क्रशिंग करेंगे, पहले क्या करेंगे, क्रशिंग, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। फिर उनको करेंगे ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग क्या होता है, पीसना। फिर उस जो बड़े बड़े पत्थर से जो आपने निकाले थे उनको पीसेंगे। फिर जो क्या मिल जाएगा आपको, पाउडर सा मिल जाएगा ना, थोड़ा मोटा मोटा पाउडर सा। उसमें हम करेंगे सांद्रण, क्या करेंगे, सांद्रण। तो सांद्रण की बहुत सारी विधियां होती है, गुरुत्वीय पृथक्करण है, चुंबकीय पृथक्करण है, झाग पल्लवन विधि है, ठीक है, लीचिंग का प्रोसेस होता है। ये सारे प्रोसेस हम नहीं करते हैं, इनमें से कोई एक प्रोसेस करते हैं जो सुटेबल प्रोसेस है, वो करते हैं, ठीक है। गैस का सांद्रण करेंगे, फिर उसमें से धातु ऑक्साइड है, उसको धातु में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो भर्जन करेंगे, निस्तापन करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फिर आपको जो अशुद्ध धातु मिली है, उस अशुद्ध धातु की लास्ट में रिफाइनिंग करेंगे। तो ऐसे चरणबद्ध तरीके से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हमें उतना डिटेल में उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हमें उनको टच करना है, ठीक है ना। तो आउटलाइन में बनवा दूंगा। तो जैसे अभी Fe है, तो इन चार, चार से ज्यादा भी होते हैं अयस्क, लेकिन ये प्रमुख है, इनमें से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कॉपर है, ये चार हो गए। कॉपर के अलावा भी हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड, ये बहुत बार पूछते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, ठीक है ना। और बॉक्साइट का फॉर्मूला अपन देखेंगे, तो ये हो जाएगा AlOX का होल OH, AlOX होल OH 3 - 2x, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। 3 - 2x है, जहां पे अगर मैं देखूंगा, जहां जो x का मान है वो क्या होगा, 0 से तो ज्यादा होगा, 1 से कम, ठीक है ना। एक इसका यह स्कोर पूछते हैं, केओलिनाइट, ठीक है ना, केओलिनाइट, केओलिनाइट। ये जो केओलिनाइट है, इसका फॉर्मूला होता है Al2OH का होल 4 Si2O5, है ना, Si2O5, ये फॉर्मूला है।
फिर जिंक के कुछ अयस्क देख लेते हैं। एक होता है जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट। जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट। जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS, ठीक है। एक है केलामाइन, ZnCO। एक और हम लिखेंगे इसमें जिंकाइट का ZnO। जिंकाइट क्या होता है? ZnO, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अगर देखें तो केमिस्ट्री की बुक में क्लास 12th में इतने ही दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें इससे डिटेल में और क्या पढ़ेंगे, है ना। तो इनसे बाहर अगर कोई अब आएगा भी तो किसी का ऐसे ही नहीं होगा फिर, ठीक है। तो सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया सबका, करें आगे। तो ये कुछ अयस्क थे। अगर अपने को जिंक निकालना है तो हम जिंक ब्लेंड से, कैलामाइन से, जिंकाइट से, इनसे निकाल सकते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम निकालूंगा तो बॉक्साइट और केओलिनाइट से। कॉपर निकालना है तो कॉपर पाइराइट से, क्यूप्राइट से, कॉपर ग्लान से और मेलेकाइट से। आयरन निकालना है तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन पाइराइट और सीडेराइट। इनसे हम क्या कर सकते हैं? धातुओं की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम एक प्रोसेस लिख लेते हैं वन बाय वन। जैसे मध्यम अभिक्रियाशील धातु है उनके लिए लिख लेते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अयस्क जो है जमीन में से निकालेंगे। अयस्क, इस अयस्क की सबसे पहले क्या होगी? क्रशिंग। क्या होगी? क्रशिंग और ग्राइंडिंग। क्रशिंग का मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और फिर वो छोटे छोटे टुकड़े उनसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ना, क्या हो जाएगा? ग्राइंडिंग, ठीक है। तो क्रशिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा। अब क्या होगा? ये जो आपका अयस्क है तो इसी रूप में अभी, है ना। आपने इसमें रासायनिक परिवर्तन तो अभी किए नहीं। तो अब आप करोगे अयस्क का सांद्रण। क्या करोगे? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या होता है? देखो अब आपने खदान में से निकाला है तो पक्की बात है ना, इसमें धूल मिट्टी और बहुत सारी चीजें इसके ऊपर लगी हुई रहेगी, रहेगी ना, है ना। तो उनको हटाना क्या होता है? अयस्क का सांद्रण होता है। तो अगर अयस्क का सांद्रण करेंगे तो इसमें 3-4 विधियां हैं, वो अपने को देखनी है। जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण है, ये विधि है ना। चुंबकीय पृथक्करण है, ये विधि भी काम में लेते हैं, पर एक ही अयस्क के लिए नहीं, ठीक है ना। गुरुत्वीय पृथक्करण कौन सी के लिए काम करेंगे? जब मान लो धातु है वो तो कैसी है? भारी है, और अयस्क के जो अंदर जो धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो कैसी है? हल्की है। तो क्या करेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण से कर लेंगे। ऐसे छोड़ेंगे सीधा एक कोई प्लेटफॉर्म पे, धातु भारी है तो वो जल्दी आगे चली जाएंगी, और अशुद्धियां क्या है? हल्की है तो वो पीछे रह जाएंगी, तो अलग हो गए ना, सेपरेट हो गए। तो इस तरीके से यहाँ हम क्या कर सकते हैं? कोई एक प्लेटफॉर्म लेंगे ऐसा, है ना। इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ क्या करेंगे? ये जो ग्राइंडेड मिक्सचर है इसको डालेंगे, ठीक है। और ऊपर इसमें से क्या करेंगे? बढ़िया से पानी की बौछार डालेंगे इसमें। तो पानी की बौछार डालेंगे तो धूल मिट्टी वगैरह तो पानी के साथ में बह जाएगी, और पीछे क्या रह जाएगी? धातु रह जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? धूल मिट्टी को हटा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? अयस्क का सांद्रण। चुंबकीय पृथक्करण में क्या करते हैं? ऐसे, ये क्या हुआ? वो कहाँ गया? चुंबकीय पृथक्करण में क्या करेंगे? जैसे इस टाइप के दो व्हील ले लेंगे, पहिए ले लेंगे, इसके ऊपर एक ऐसा पट्टा लगा देंगे। अब ये बेल्ट है, ये पहिया घूमेगा तो पट्टा भी घूमेगा, ठीक है। ये पहिया हम किसका रख लेंगे? चुंबकीय पदार्थ का। किसका रख लेंगे? ठीक है। अब आयरन वगैरह उसके लिए करते हैं। यहाँ पे क्या डाल दिया आपने?
आयरन डाल दिया, अब क्या होगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा अब क्या होगा, सारा मटेरियल आगे गिरेगा, आगे गिरेगा तो आयरन तो चुंबक से क्या होता है, आकर्षित होता है, तो वो आयरन तो क्या होगा, इधर आके गिर जाएगा। धूल मिट्टी आकर्षित नहीं होगी ना, तो इधर जाके गिर जाएगी, है कि नहीं। तब भी देखो अलग हो रहे हैं, तो ऐसे करके हम बहुत सारी विधियां अपना सकते हैं, हमें किसी विधि को पढ़ना नहीं है इतना डिटेल में, ठीक है। चलो, तो चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है, एक विधि है झाग पल्लवन और है लीचिंग। ये प्रोसेस है किसके, अयस्क को सांद्रण करने के, मतलब उसमें से क्या हटाना, धूल मिट्टी वगैरह हटाना। फिर देखो अयस्क का सांद्रण हम कर लेंगे तो उसके बाद में क्या करेंगे, अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातु है ना, तो उसमें जो अयस्क होगा ना, अयस्क में सल्फाइड प्रेजेंट होगा, कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, तो सल्फाइड है, कार्बोनेट है, इनको हटाया किससे जाता है, भर्जन और निस्तापन के प्रोसेस से हटाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, भर्जन करेंगे और निस्तापन करेंगे। अब ये भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। भर्जन और निस्तापन हो जाता है ना, तो उस टाइम बाद में क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, तो हम उसको क्या करेंगे, अपचयन करेंगे उसका। अपचयन हो गया तो अब हमें क्या मिल जाएगी, धातु मिल जाएगी, लेकिन धातु क्या होगी, प्योर नहीं होगी। अब उस धातु को क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। प्यूरिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, परिष्करण करना। क्या करना, परिष्करण, रिफाइनिंग करना, ठीक है ना। अपचयन है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अपचयन करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, कार्बन द्वारा अपचयन, फिर CO द्वारा अपचयन, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन भी कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्या होता है, आगे हम एक थर्मिट अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें आएगा। परिष्करण हो जाएगा ना, फिर हमें क्या मिल जाएगी, फिर हमें क्या मिल जाएगी, शुद्ध धातु मिल जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये मैंने किसके लिए लिया है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु के लिए लिया है, ठीक है, तो नोट करो। आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।